हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हमें मॉडुलस ऑफ रप्चर डिटरमाइन करना है तो हमारा जो स्पेसिमेन होता है उसका साइज क्या होगा। तो ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिमेन होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने के लिए उस स्पेसिमेन का साइज होता है 150 बाई 150 बाई 700 mm। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, साइज स्पेसिमेन का होगा 150 150 700 mm। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। जब फ्रेश कॉन्क्रीट को हम प्लेसिंग करते हैं और कॉम्पैक्टिंग करते हैं तो उस कॉन्क्रीट के ऊपर जो वाटर आ जाता है वो क्या कहलाएगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें आप देख सकते हो, ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो कॉन्क्रीट है उसके ऊपर पानी आ जाता है वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट। वो किसका एग्जाम्पल है, सेग्रीगेशन का। हम समझेंगे अभी, इसमें जो डेफिनेशंस दी हुई वो देखें समझेंगे हम। उससे पहले आप डायग्राम देख लो, इसमें जो फिगर्स बने हुए हैं। ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट, जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो ब्लीडिंग कहलाता है कॉन्क्रीट की। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्क्रीट में एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाएंगे, फाइन एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं, जो इनग्रेडिएंट होते हैं कॉन्क्रीट के वो अलग अलग हो जाते हैं। कॉन्क्रीट के इनग्रेडिएंट का मतलब होता है कि कॉन्क्रीट किससे मिल के बनी हुई है। कॉन्क्रीट में फाइन एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, जनरली हम सीमेंट का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ एडमिक्सर से यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इनग्रेडिएंट हो गए। ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है सेग्रीगेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में सेग्रीगेशन। पहले हम इसमें दो टर्म्स हैं, एक फ्रेश कॉन्क्रीट है, ठीक है। फ्रेश कॉन्क्रीट हम समझते हैं पहले, फ्रेश कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है। फ्रेश कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि वह कॉन्क्रीट जिसको हम किसी भी मोल्ड में हम बना सकें, किसी भी मोल्ड में उसको बना सकें, वो हमारी क्या होगी, फ्रेश कॉन्क्रीट होगी। ये जो प्लास्टिक स्टेज में होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रेश कॉन्क्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेश कॉन्क्रीट हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है, सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ इनग्रेडिएंट टू ईच अदर इन कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट में जो इनग्रेडिएंट होते हैं उनका सेपरेशन होता है, उनका सेपरेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन कितने प्रकार से, 3 टाइप्स। पहला है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्सचर। जो कॉन्क्रीट मिक्सचर है हमारा, उससे यदि कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक प्रकार होगा। दूसरा कौन सा होता है, उसमें जो सीमेंट पेस्ट होता है वो अलग हो जाएगा, तो वो भी हमारा एक सेग्रीगेशन का टाइप्स कहलाएगा। और थर्ड हमारा है सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्स। कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट है उससे यदि वाटर सेपरेट हो जाता है और वो सरफेस के ऊपर आता है तो वो हमारा कहलाएगा ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए और बी, इन दोनों को यदि कंपेयर करेंगे, वैसे ए भी इस सेग्रीगेशन भी एक आंसर हो सकता है लेकिन इसमें ब्लीडिंग है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वाटर जब ऊपर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्लीडिंग कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यदि हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो हमारा होगा बी, ब्लीडिंग। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं कि सेग्रीगेशन यदि हमको कंट्रोल करना है या कौन कौन से, पहले हम फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। ये सेग्रीगेशन क्यों हो जाता है कॉन्क्रीट का, कॉन्क्रीट के जो इनग्रेडिएंट है वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो उसका पहला कारण ये है, ट्रांसपोर्टिंग कॉन्क्रीट मिक्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जो कॉन्क्रीट मिक्स हमारा है यदि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, वो इंग्रेडिएंट अलग अलग हो जाते हैं। सेकंड हमारा है पुअरली प्रोपोर्शन। यदि उसका जो प्रोपोर्शन होता है कॉन्क्रीट का, फाइन एग्रीगेट, सॉरी सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों का जो रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो यदि पुअर होगा तो उस केस में भी हमारी कॉन्क्रीट का क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है ड्रॉपिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम मोर देन 1 मीटर। यदि कॉन्क्रीट मिक्सचर को हम 1 मीटर से ज़्यादा हाइट, 1 मीटर से भी ज़्यादा हाइट से गिराएंगे तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे, इंग्रेडिएंट होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। और लास्ट हमारा है वाइब्रेटिंग कॉन्क्रीट फॉर लॉन्ग टाइम। यदि लॉन्ग टाइम के लिए हम कॉन्क्रीट को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटिंग क्यों की जाती है कॉन्क्रीट की, क्योंकि उसमें जो वॉइड्स होते हैं उसको कम करने के लिए। कॉन्क्रीट में जो एंट्रैप्ड एयर, ये हम बाद में पढ़ेंगे एंट्रैप्ड एयर क्या होती है, तो उसमें जो एयर होती है एंट्रैप्ड एयर या जो वॉइड्स होते हैं
उसको कम करने के लिए हम कंक्रीट को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यदि वो भी ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो क्या होगा, उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा कंक्रीट का। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये दोनों समझ चुके हैं क्या होती है। अब हम देख लेते हैं क्रीप क्या होती है, कंक्रीट की क्रीप। हम चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। आपने हमारे यदि हाईवे के या सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो देखे होंगे तो हम क्या करते हैं कि जो चार ऑप्शन होते हैं वो चारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सी और डी ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डी देख लेते हैं। क्रीप का मतलब क्या होता है। कंक्रीट क्रीप का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड। यदि किसी स्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म में जो डिफॉर्मेशन होता है, लंबे समय में जो डिफॉर्मेशन होता है, वो हमारी क्या कहलाएगी, कंक्रीट की क्रीप कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, और जो सी ऑप्शन है बल्किंग, ये हम बाद में समझेंगे, एक क्वेश्चन में जब आएगा बल्किंग तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, ब्लीडिंग, बी आंसर। ये आप देख सकते हो इसमें, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट और सेग्रीगेशन इन फ्रेश कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट क्या करना है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ए, लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच वंस। इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन ए कि जो लीन मिक्स होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, रिच वन। तो हम समझते हैं लीन मिक्स क्या होती है और रिच मिक्स किसको कहेंगे। लीन कंक्रीट का मतलब होता है वह कंक्रीट जिसमें सीमेंट कितनी हो, 10% से ज़्यादा हो, उसमें टोटल कंटेंट जितना भी हो, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का, उससे 10% कम हो सीमेंट, तो हमारी क्या कहलाएगी, वो लीन कंक्रीट, मतलब बेकार कंक्रीट होगी वो। नॉर्मल कंक्रीट का मतलब होगा कि उसमें सीमेंट का जो कंटेंट है वो कितना है, कंटेंट 10 से 15%, तो हमारी वो कंक्रीट कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल कंक्रीट। और रिच कंक्रीट का मतलब होता है कि सीमेंट का उसमें कंटेंट कितना है, 15% से अधिक है। जब सीमेंट कंटेंट 15% से अधिक हो जाता है तो हमारी कंक्रीट वो कहलाती है रिच कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके हैं लीन, नॉर्मल और रिच। तो जिसमें सीमेंट कंटेंट कम होगा उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में, जिसमें सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि लीन कंक्रीट है उसमें सीमेंट कंटेंट कम होगा, इसीलिए उसकी ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, लीन मिक्स ब्लीड मोर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लीन मिक्स ब्लीड ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो हम ऑप्शन बी देखते हैं। बी है, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोजोलोना फाइन एग्रीगेट। तो हम देखते हैं ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यदि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है तो उसमें सीमेंट कंटेंट हम बढ़ा दें। ओके, हम उसमें सीमेंट कंटेंट बढ़ा देंगे तो हमारी ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, हमारी कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड हमारा है इंक्रीजिंग सैंड कंटेंट। यदि किसी हम कंक्रीट में जो सैंड है, फाइन एग्रीगेट है, उसका कंटेंट हम बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा भी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और सैंड कैसी होगी, यदि फाइनल सैंड होगी तो और अच्छे से हम उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग लेस वाटर, यदि हम कम पानी मिला है तब भी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। या किसी प्रकार का हम एडमिक्सचर मिला दें, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड, हम यदि एडमिक्सचर मिलाएंगे तो उससे भी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें सैंड का शेप दिया हुआ है। यदि हम राउंडेड नेचुरल सैंड यूज़ करेंगे, किसके कंपेयर में, एंगुलर के, तो उसके केस में भी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोजोलोना फाइनर एग्रीगेट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा बी ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी जब हम उसमें ऐड करेंगे कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड। तो ये ऑप्शन गलत होगा। जब हम कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो ब्लीडिंग हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सी, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रॉपर्टी ऑफ इनग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। जब कॉन्क्रीट को प्लेस किया जाता है तो ये हम पढ़ चुके हैं, वो क्या कहलाएगा, सेपरेट होते हैं जब पार्टिकल्स, तो उसको हम कहेंगे सेग्रीगेशन। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा, आंसर ए, सेग्रीगेशन इज करेक्ट। हम देखते हैं कॉम्पेक्शन क्या होता है, श्रिंकेज और बल्किंग, इसको भी हम समझते क्या होते हैं। कॉम्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जो फ्रेश कंक्रीट है उसको जब प्लेस करते हैं हम,
ठीक है। उसको जब प्लेस करते हैं तो उसमें जो भी एंट्रैप्ड एयर होती है उसको एक्सपल्स करना, उसको बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, कॉम्पैक्शन कहलाता है। तो कंक्रीट से जब एयर बाहर निकलती है तो क्या होता है, जो एग्रीगेट है वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कॉम्पैक्शन समझ में आ चुका होगा। कॉम्पैक्शन क्या होता है, हमारा सी है श्रिंकेज, सी ऑप्शन दिया हुआ श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, श्रिंकेज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, एक छुपी हुई प्रॉपर्टी है। और इसका मतलब क्या होता है श्रिंकेज का, कि श्रिंकेज का मतलब होता है कि जब कंक्रीट में मॉइस्चर का लॉस हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, वो अलग अलग कारण से अलग अलग स्टेजेस में कम हो जाता है मॉइस्चर। उसके कारण क्या होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जो कंक्रीट है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो हमारी कहलाती है श्रिंकेज। श्रिंकेज कहलाती है कि जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है कंक्रीट का मॉइस्चर लॉस होने के कारण, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कारण से, वो हमारा कहलाएगा फिर श्रिंकेज। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन 4 का ए, बी और सी ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऑप्शन डी बल्किंग डिस्कस करेंगे। बल्किंग ऑफ सैंड, ये क्या कहलाएगी, बल्किंग का मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाना। जो फाइन एग्रीगेट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट के कारण जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाती है, बल्किंग ऑफ सैंड। फाइन एग्रीगेट का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, सैंड। जो सैंड है, रेत है, उसका वॉल्यूम जब बढ़ जाता है पानी के कारण, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंस होने के कारण, तो वो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो बल्किंग ऑफ सैंड। जितनी फाइन सैंड होगी उसमें बल्किंग ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, कोर्स सैंड में। ये हम समझते हैं ऐसा क्यों होगा, जो फाइन सैंड है उसमें बल्किंग ज़्यादा क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि फाइन सैंड है उसमें पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा, और उसमें पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। फाइन सैंड है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में, कोर्स सैंड के। ओके फ्रेंड्स, तो फाइन पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आसपास जो वाटर है वो एक फिल्म बना लेता है, उसके आसपास एक फिल्म बना लेता है पार्टिकल्स के, और वो फिल्म क्या होती है, उसमें सरफेस टेंशन लगता है। ये आप पढ़ सकते हो, उसमें जो लास्ट सेंटेंस है, 2-3 लाइनें जो हैं वो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर उस पार्टिकल्स के आसपास फिल्म बना लेता है और उसमें सरफेस टेंशन लगता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर जाते हैं, दूर दूर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूर होते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उस सैंड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वो कहलाता है बल्किंग। तो आपको समझ में आ चुका होगा कॉम्पैक्शन, श्रिंकेज और बल्किंग, ये तीनों चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले समझेंगे हम वर्केबिलिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि जो फ्रेश कॉन्क्रीट है, ओके, फ्रेश कॉन्क्रीट हम समझ चुके हैं, फ्रेश कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, उस फ्रेश कॉन्क्रीट को, उसमें इंटरनल वर्क इसमें दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू फुली कॉम्पैक्टेड, मतलब उसमें ऑटोमेटिक वो कितनी कॉम्पैक्ट हो सकती है, कॉन्क्रीट ऑटोमेटिक कितनी कॉम्पैक्ट हो सकती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्केबिलिटी। उसको कॉम्पैक्शन हम कम करें, बिना कॉम्पैक्शन के वो कॉम्पैक्ट हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, उस कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी कहलाएगी। और उसमें ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना हो, उसमें जब हम फिनिश कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को, यदि हमने कॉलम बनाया, मान लो एग्जाम्पल क्या है, कॉलम बनाया, या आपने स्लेब बनाई है, तो स्लेब में आप बिना कॉम्पैक्शन के यदि उसको कॉम्पैक्ट वो ऑटोमेटिक हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो कंक्रीट वर्केबल हो। लेकिन उसकी एक कंडीशन भी होती है कि उसमें ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वाटर कंटेंट और WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वाटर कंटेंट हम बढ़ाते हैं या वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो उससे वर्केबिलिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मिक्स प्रोपोर्शन। यदि रिच कॉन्क्रीट मिक्स है तो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, जो लीन मिक्स होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, रिच मिक्स और लीन मिक्स। रिच का मतलब होता है जिसमें सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा है,
उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें सीमेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, तो उसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ एग्रीगेट्स। साइज ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, ओके फ्रेंड्स, उसको पानी ज़्यादा लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें वाटर भी क्या लगेगा, लार्ज, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसमें पानी लगेगा फाइन पार्टिकल्स के लिए। इसीलिए फाइन पार्टिकल्स की जो वर्केबिलिटी होती है वो मोर वाटर टू मेक वर्केबल। इसका मतलब ये होगा कि बड़े पार्टिकल्स हैं उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी फाइन पार्टिकल्स के कंपेयर में, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स के लिए हमें पानी की ज़्यादा मात्रा लगेगी। फोर्थ हमारा है शेप ऑफ एग्रीगेट। यदि इरेगुलर शेप है या रफर शेप है, आप समझ सकते हो, यदि रेगुलर शेप नहीं होगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि रफ है और इरेगुलर है, रेगुलरिटी नहीं है, तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। यदि राउंडेड शेप है और वो स्मूथ है तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। यदि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उसमें वर्ड्स क्या होंगे, इजीली गेट वर्केबिलिटी, वो फिल हो जाएंगे वर्ड्स। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि उसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनका पार्टिकल का साइज क्या अलग अलग है। कोई पार्टिकल्स 10 mm के हैं तो कोई 5 mm की है, कोई छोटे भी हैं, तो वर्ड्स में वो फिल हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट टाइम। टाइम का मतलब आप समझते हो, यदि कॉन्क्रीट है, यदि उसको ज़्यादा समय तक हम रखेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी कम होते जाएगी, टाइम के साथ उसकी वर्केबिलिटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। यदि नया नया कॉन्क्रीट है, फ्रेश कॉन्क्रीट है, तो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और कुछ समय के बाद उसकी वर्केबिलिटी कम होते जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड लास्ट हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में क्या होगा, मोर रेशियो लेस वर्केबिलिटी। यदि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अधिक है तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि उसमें सीमेंट का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमारा पॉइंट है एड मिक्सचर्स। यही भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एड मिक्सचर में यदि हम पोजोलेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है और उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें ये जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट है, ये हम लास्ट में भी पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, बबल्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में वो लुब्रिकेंट का काम करने लगते हैं और वर्केबिलिटी उसकी बढ़ा देते हैं। हम ये पढ़ेंगे, एयर एंट्रेनिंग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो हमने सारे फैक्टर सब देख लिए हमने, वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी वर्केबिलिटी। तो हमारा इसमें क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, उसके डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल होगी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सी होगा राइट आंसर। जब इसको आप पढ़ोगे एक बार तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये भी आप जब ये पढ़ोगे, सारी चीज़ जो मैंने समझाई आपको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप बता दोगे क्या होगा, ए टाइम ऑफ ट्रांजिट, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो टाइम जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ही कम होते जाएगी। पॉइंट नंबर 7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है श्रिंकेज स्ट्रेन की, वो होती है हमारी बी। जो इसका ऑप्शन है 0.0003, 3 जीरो है उसके बाद में 3 है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। पॉइंट के बाद जीरो कितने हैं, जो डिजिट है उतना जीरो भी है, 0.0003, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये होती क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है श्रिंकेज, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब कॉन्क्रीट में जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है उसमें जब मॉइस्चर लॉस होता है उसके कारण वॉल्यूम चेंज होते हैं, उसको हम कहेंगे श्रिंकेज। और श्रिंकेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है डिज़ाइन के लिए, 0.003। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एयर एंट्रेनमेंट इन द कॉन्क्रीट इंक्रीज। अब हम समझेंगे ये होती क्या है एयर एंट्रेनमेंट। दो तरीके की एयर होती है, एक होती है एंट्रेंड एयर और एक होती है एंट्रैप्ड एयर। जैसे मैंने हाईलाइट किया है पहले वाले सेंटेंस में, ये समझना आप। एंट्रेंड एयर का मतलब होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स होते हैं और इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि कॉन्क्रीट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें हम डालते हैं ऐसे एयर।
ठीक है। और एक होती है एंट्रैप्ड एयर, वो वॉइड्स होते हैं और उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और वो क्यों आ जाते हैं? जब कॉम्पेक्शन हम इम्प्रॉपर करते हैं, यदि कॉम्पेक्शन नहीं किया है या किया भी है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, तो उसमें जो वॉइड्स बच जाते हैं वो कहलाती है एंट्रैप्ड एयर। और हम जानबूझकर यदि उसमें कोई एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कहलाएगी एंट्रेंड एयर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ चुका होगा दोनों में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि जो एंट्रेंड एयर होती है वो कैसे अफेक्ट करती है फ्रेश कॉन्क्रीट को और हार्डेंड कॉन्क्रीट को। जो फ्रेश कॉन्क्रीट है उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगी? उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा देती है। जो एयर एंट्रेंड है वो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी? यदि ये किसी कॉन्क्रीट में, आप सोच समझिए इसको, यदि किसी कॉन्क्रीट को, यदि उसमें हम एयर, जो बबल्स होते हैं छोटे छोटे साइज होंगे, उनके साइज क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। वो यदि किसी कॉन्क्रीट में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए तो वो किसका काम करेंगे? वो एक लुब्रिकेंट का काम करेंगे, जिससे कि उसकी वर्केबिलिटी वो बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपने देख लिया वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड, उसमें सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। उसमें रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये दोनों जो चीज़ें होती है कॉन्क्रीट में वो रिड्यूस हो जाएगी यदि हम किसी कॉन्क्रीट में एयर को जो एंट्रेंड एयर है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। ओके फ्रेंड्स, और जो हार्डेंड कॉन्क्रीट है, ये हमने भी देखा था फ्रेश कॉन्क्रीट को कैसे अफेक्ट करती है। सेकंड हम देखते हैं जो हार्ड कॉन्क्रीट हो जाती है उसको कैसे वो अफेक्ट करेगी। तो पहले जो अफेक्ट करती है वो रिड्यूसिंग स्केल, जो उसकी स्केलिंग होती है उसको रिड्यूस कर देती है। स्केलिंग का मतलब होता है कि जो कॉन्क्रीट होती है जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कॉन्क्रीट के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है यदि उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसमें फ्रीजिंग हो जाती है, वो जमने लग जाती है। उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो वॉइड्स के अंदर जो पानी होता है, ओके फ्रेंड्स, वो क्या होगा? बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ बन जाता है और फिर वो क्या होता है? कॉन्क्रीट फूलने लगती है। ओके फ्रेंड्स, वो फूलेगी तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। उस केस में क्या हो जाए? उसको हम क्या कहेंगे? स्केलिंग कहते हैं। जब उसमें क्रैक्स आने लगते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलिंग कहते हैं। यदि हम उसमें एंट्रेंड एयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें स्केलिंग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि आप ये पढ़ोगे, जो मैंने मतलब लिखा है इसमें, यदि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन क्या है स्केलिंग की। और लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, यदि एयर हम उसमें एंट्रेनिंग एयर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है दोस्तों? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आप सोचिए यदि किसी भी कॉन्क्रीट में यदि आपने एयर इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि यदि किसी कॉन्क्रीट में आप एंट्रेनिंग एयर यदि कॉन्क्रीट में इंक्रीज करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 का आंसर क्या होगा? एयर एंट्रेनमेंट इन द कॉन्क्रीट इंक्रीज, वो क्या इंक्रीज करती है? वर्केबिलिटी को। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा, वर्केबिलिटी को वो इंक्रीज करती है और स्ट्रेंथ को क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए, वर्केबिलिटी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 3 स्ट्रेंथ दी हुई है, इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो इसमें आप ये एक जो आईएस कोड है हमारा, उससे अप्रोक्सीमेट रिलेशन ये होता है दोनों में। और जब हम इन रिलेशन से निकालेंगे एफ सी एस इज इक्वल टू 0.66 FCR है। ओके फ्रेंड्स, और इन दोनों से आप जब देखोगे तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके, जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर होती है वो अधिक होगी इन तीनों में। किसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है? मॉड्यूलस ऑफ रप्चर की। ओके फ्रेंड्स, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। FCR इज ग्रेटर देन FCS ग्रेटर देन FCT। जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसमें जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर है उसको हम क्या कहते हैं? रप्चर को फ्लेक्सुरल भी कहेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो इसमें पूछा गया है कि जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो इससे आप देख सकते हो किसका किसका उसने पूछा है, FCR और FCT, सॉरी FCT और FCR का रेशियो पूछा है। तो FCT और FCR का इसमें आप जब रेशियो निकालोगे क्वेश्चन नंबर 10 में तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 0.5।
इससे आप कर लोगे, इस फॉर्मूले से आप जब करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी 0.5। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसके साथ बढ़ेगी? जब उसमें वाटर सीमेंट रेशो हम बढ़ाएंगे, या सीमेंट की जो फाइननेस होगी वो बढ़ाएंगे, या उसमें क्यूरिंग टाइम जो होगा वो कम कर दें और साइज ऑफ एग्रीगेट कम करेंगे, तब। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन सी, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऑप्शन गलत होगा। यदि हम क्यूरिंग टाइम कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी कंक्रीट की, वो भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, ए बी सी डी। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो। तो दोस्तों यदि वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट इज इक्वल टू, यदि आप बढ़ता है जो अनुपात आता है वो बढ़ेगा, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी आप बढ़ाते हो। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर की क्वांटिटी आपने बढ़ाई सीमेंट के कंपेयर में। तो यदि ऐसा करोगे तो स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी नहीं। यदि वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाओगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकंड हमारा है इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। यदि जो सीमेंट है उसका साइज हम कम कर दें, उसकी फाइननेस हम इंक्रीज कर दें, तो उसके कारण क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। यदि सीमेंट की फाइननेस हम बढ़ा देते हैं तो वो ब्लीडिंग भी कंक्रीट में कम कर देता है, कंक्रीट की ब्लीडिंग भी कम कर देता है, और उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा देता है कंक्रीट की। ओके फ्रेंड्स, कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी बढ़ाएगा और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है जब सीमेंट की फाइननेस ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा फाइन होगी सीमेंट, उतने ही वो एग्रीगेट को अच्छे से बाइंड कर पाएगी और उसमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। जितना पानी ज़्यादा मिलेगा उतना उसमें हाइड्रेशन या जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अच्छे से हो जाएगी और प्रॉपर उसमें बाइंडिंग हो जाएगी। इसीलिए यदि फाइननेस होगी सीमेंट तो उसकी स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की बढ़ा देगी। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 का आंसर हमारा बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब क्यूरिंग देख लेते हैं हम। क्यूरिंग मैंने वैसे आपको समझा दिया। यदि क्यूरिंग हम प्रोवाइड सफिशिएंट नहीं करेंगे वाटर में तो क्या होता है कि उसका कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं हो पाता है। या हम यदि उसमें ऐसा कह सकते हैं कि क्यूरिंग यदि हमने प्रोवाइड की, सफिशिएंट वाटर हमने यदि प्रोवाइड किया है कंक्रीट को, तो उसका कम्प्लीटली हाइड्रेशन हो जाता है और अच्छे से हाइड्रेशन होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि क्यूरिंग टाइम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाएगी। ऑप्शन डी है, ग्रेटर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टू कंडीशन। यदि साइज एग्रीगेट का हम बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, ग्रेटर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि कोर्स एग्रीगेट कैसा हो? प्रॉपरली ग्रेडेड हो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपरली ग्रेडेड का मतलब है कि उसमें जो ग्रेडिंग है वो हर, उसमें जो पार्टिकल साइज है वो हर साइज के पार्टिकल है। 10 mm का भी है, 9 mm का भी, 8 mm का, हर साइज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिससे कि वेट रेशियो उसका कम हो। ओके फ्रेंड्स, और एक कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम साइज है एग्रीगेट का वो 1/5 ऑफ लिस्ट साइज, वो कम छोटे वाले साइज से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1/5 ऑफ लिस्ट साइज। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए 1/5 किसके? लिस्ट साइज के। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्रेंड से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप ये पढ़ोगे तो आप इस 4-5 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ रप्चर FCR एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK। तो इसका हम रिलेशन IRC कोड से कितना होगा? IRC नहीं, IS कोड जो होता है उससे कितना होता है रिलेशन? इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, FCR = 0.7 √FCK। क्वेश्चन नंबर 13, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कंपेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है किसी क्यूब की। 2 क्यूब है, एक 100 mm का क्यूब है और एक 150 mm का क्यूब है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेस से समझते हैं। 2 क्यूब है इसमें, एक 100 mm का क्यूब है और एक 150 mm का क्यूब है। हम यदि दोनों क्यूब पे
1 न्यूटन का लोड लगाते हैं, ठीक है, लोड हमने क्या लगाया, सेम लगाया, और हम देखते हैं कि स्ट्रेस कितनी उसमें डेवलप होती है। तो फर्स्ट वाले में F डिवाइडेड बाई A1, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा, जो क्यूब है 100 mm का क्यूब है, उसका एरिया कितना हो जाएगा 100 × 100। इस तरीके से इसमें स्ट्रेस कितनी होगी 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर mm²। इसी प्रकार से जब हम सेकेंड क्यूब 1 जो 150 mm या 150 mm का क्यूब है उसकी जब स्ट्रेस देखेंगे तो σ2, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका मान ज़्यादा होगा, σ1 इज़ ग्रेटर देन σ2। किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो 100 mm का क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर या मोर। ऑलवेज क्या होगी, मोर होगी वो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी, मोर। इससे आपको समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें IS कोड आपको ये ध्यान रखना है कि IS कोड कौन सा दिया गया है, 1978 ये IS कोड है। 2 IS कोड है, इसके बाद जो हमारा लेटेस्ट है वो है 2000। ये 2 IS कोड है, IS कोड 456/1978 और IS 456/2000। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आपको दोनों की वैल्यू याद रखना अलग अलग। तो इसमें जो 1978 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट। जो EC होगी वो होगी 5700√FC एज पर IS 456/1978। ओके फ्रेंड्स, और 2000 के अकॉर्डिंग क्या होगा, EC क्या होगी वो 5000√FC। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, आंसर C इज़ करेक्ट, सॉरी आंसर A इज़ करेक्ट। C में अंडर रूट नहीं है, A में क्या है, अंडर रूट दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन A होगा, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कॉन्क्रीट। यदि कॉन्क्रीट में हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेंथ पे, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या इंक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझिए यदि किसी कॉन्क्रीट में आपने पानी ज़्यादा मिला दिया, जितना मिलाना था उतना तो ठीक है, लेकिन यदि आपने एक्स्ट्रा पानी मिला दिया या इंक्रीज कर दिया मॉइस्चर कंटेंट, तो क्या होगा, वो जो उसमें कॉन्क्रीट में जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा और उसमें वॉइड्स बन जाएंगे। जब वाटर इवोपरेट होगा, जो एक्सिस वाटर आपने मिलाया है या वाटर आपने इंक्रीज किया है वो इवोपरेट होगा और उसमें वॉइड्स आ जाएंगे। और यदि किसी कॉन्क्रीट में वॉइड्स आते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ए इज़ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, एक्सिस वाटर यदि मिलाओगे आप तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर स्पेस बिटवीन एग्रीगेट के बीच में स्पेस आ जाएगा, क्योंकि पानी का इवापोरेशन हो जाएगा और उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती कॉन्क्रीट की। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करो, इसको कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स।